Hi, future IS aspirants and civil servants. Welcome back to CSET through MCQ series presented by Civils Guru IAS. Thanks for your overwhelming support for the first part of the video and your valuable suggestions. So let's start. So moving to the next question, that is question number 15. अब इस क्वेश्चन में को अगर आप रीड करेंगे, it says that कि there are two persons x and y, they are moving into circular path, circular course of length 300 meter. Their speeds are in this ratio 3:2. If they have to start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? सो इसमें जो है वो दो टॉपिक्स रिलेटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिलेटिव स्पीड. तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन, डेट मीन्स कि ए और बी या एक्स वाई के बीच के डिस्टेंस जो है वो दोनों की रिलेटिव स्पीड ये है कि वो एक दूसरे से कितनी मतलब स्पीड से आगे या पीछे हो रहे हैं या दौड़ रहे हैं. और सेकेंड इज सर्कुलर मोशन. तो ये क्वेश्चन इन दोनों का मिक्स है. इन जनरल रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन ये दोनों मिक्स ही आते हैं. तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि सपोज़ ये एक सर्कुलर ट्रैक है आपका, ये पॉइंट ए है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों एक्स और वाई इस डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई, एंड एक्स एंड वाई की स्पीड का रेशियो है 3:2. ओके. अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो वो कितने टाइम पे यहाँ पे कितनी बार क्रॉस करेंगे. ठीक है. तो ये है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, x की सपोज ज़्यादा है 3 - 2 डेट इज 1 यूनिट. अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, अगर x भी सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y भी सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो x y को कब क्रॉस करेगा. डेट मीन्स कि अगर y ने सपोज ये डिस्टेंस क्रॉस कर ली थी, यहाँ तक पहुँचा किसी टाइम पे, सर्टेन टाइम t पे y यहाँ पहुँच गया, तो x को क्या है, क्योंकि x फास्टर है तो वो y से कहीं आगे ही तो निकला होगा. तो वो ऐसा सर्कल पे चलते हुए जब वो ऑलमोस्ट कितना 300 मीटर्स एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, डेट मीन्स कि अगर y ने 100 ट्रेवल किया है तो x को 100 + 300 ट्रेवल करेगा, डेट इज़ 400. तब वो जो है उसको क्रॉस करेगा. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने इंस्टांसेस होंगे, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो 3 किलोमीटर की रेस है और ये 300 मीटर है, ये कितने टाइम में जो है कवर करेगा आपका x, मतलब मैक्सिमम कितने टाइम में ये रेस ख़त्म हो जाएगी. तो अगर आप देखिए ये 3 किलोमीटर की रेस है, ओके, 300 मीटर्स की है, तो ऑलमोस्ट कितने सर्कल्स होंगे इसमें. ये हो जाएगा आपका, किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करिए, डेट विल बी 10 राउंड्स. 10 राउंड्स. ओके. अब इसके बाद हमें क्वेश्चन ये है कि ये कितनी बार इसमें क्रॉस करेगा. तो क्रॉस करने का जो पार्ट है हम उसमें डील करते हैं. तो अब हम ये डील करते हैं कि अगर x और y यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कितने टाइम बाद या कितने आपका क्या कहते हैं बार मीट करेंगे, एक्सेप्ट जब वो स्टार्ट करते हैं. इस पॉइंट को हमको छोड़ देना है. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि जो स्पीड है x की वो 3 मीटर पर सेकेंड है और जो y की है वो कितनी है, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है. तो रिलेटिव स्पीड जो होगी, दैट इज़ रिलेटिव स्पीड ऑफ x रिलेटेड टू y, वो कितनी हो जाएगी 3 - 2 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड. ओके. अब जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू ओवर हियर कि if x and y have to meet then x have to travel 300 meters extra. That means जितना भी डिस्टेंस y ने ट्रेवल किया है मीट करने के लिए, उसको 300 एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट. तो इस 300 को एक्स्ट्रा ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम लगना चाहिए. तो क्वेश्चन इज टाइम टेकन, डेट मीन्स ये फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बट यहाँ पे क्योंकि 300 करना है तो रिलेटिव स्पीड का हम देखेंगे, 300 मीटर्स कवर करने हैं तो डिस्टेंस कितनी है 300.
मीटर और इस रिलेटिव स्पीड कितनी 100 मीटर पर सेकेंड, डेट मीन्स 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड कि आफ्टर एवरी 300 सेकेंड्स एक्स एंड वाई विल मीट। अब ये हो गया एक्स। अब ये 300 सेकेंड्स हमको देखना कितनी बार आता है। तो सपोज अब जो सबसे कम टाइम है वो कौन लेगा, एक्स लेगा। रीज़न बीइंग कि उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है वाई से। तो एक्स को कितना टाइम लगेगा टोटल रेस ट्रैक ख़त्म करने में, एक्स की स्पीड अपॉन डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स दैट इज़ 300 मीटर्स एंड वी हैव सपोज्ड कि उसकी स्पीड कितनी है 3, दैट मीन्स 1000 सेकेंड्स। तो जो टाइम लगेगा रेस को ख़त्म होने में 1000 सेकेंड है और 300 सेकेंड्स पे वो मिल रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम 0 पे जब रहेंगे उसको काउंट नहीं करना है। अगर नेक्स्ट टाइम 300 सेकेंड्स होंगे तब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम 600 सेकेंड्स होंगे तब मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम 900 सेकेंड्स होंगे तब मिलेंगे। तो टोटल 1 2 3, तो आंसर विल बी 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसको बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम होती है। इसमें मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, बट जो यूपीएससी है और जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें अभी तक क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग चलती है और वो भी सिंपल सी। सिंपल इन द सेंस कि इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आप याद रखें कि ए बी सी डी इस तरह अप टू जेड जब आप कोड करेंगे स्टार्टिंग विथ नंबर 1 2 3 4 अप टू 26 ये कोड होगा। और जब आप रिवर्स करेंगे तो आपको कौन सा कोड मिलेगा। सपोज़ यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा ए डॉट 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 समथिंग, यहाँ पे जेड, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड एंड each letter represents the letter whose position it occupies, then which one of the following represents लखनऊ। That means लखनऊ को आपको चेंज करना है। कैसे, सपोज करिए इसने क्या किया, एल का कोड फर्स्ट वाले में कितना है, एल इज़ 12, एल इज़ 12। अब आपको ये देखना है कि 12 का कोड जब आप रिवर्स करेंगे तब कितना होगा, डैट मीन्स यहाँ से। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 27 माइनस एन, जहाँ एन ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको बता देगा कि एल को किससे रिप्लेस करना है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे एल को 12 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -12 दैट इज़ 15। तो एल इज़ 12, 13 इज़ एम एन ओ, that means L will be represented by the 15th letter in the first series and that is O. So O, so L will be replaced by O. Similarly U का कोड क्या है, U is XYZ that is 23। तो इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा फिर, 27 माइनस 23 that is 4। U is STU, sorry it's 22 U का UV, no it's S is this, is 20, it is 21 sorry, U is 21 minus this is 6, that means 6 लेटर जो होगा इसमें यहाँ पे E F 5 6 it will be F। so again you will have O F। अब ये क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये देखनी है कि आप देखिए ये 2 आंसर्स हो सकते हैं, इसमें O F X M P M L तक कॉमन है, डेट मीन्स लास्ट लेटर आप कंसिडर करिए ताकि बाकी आपको ना निकालना पड़े। तो W इज़ देयर, W का कोड क्या होगा, U V W, डेट इज़ W इज़ 23, then its code will be 27 minus 23 that is 4, 4 is D, यहाँ पे देखें। तो आंसर विल बी D। सो आपको क्या करना है, एक सेट पैटर्न पे चलना भी है, बट ऑप्शंस देख के भी आपको एलिमिनेट करना है क्योंकि आपको टाइम सेव करना है एग्जाम में। ओके, सो आई थिंक ये एक इजी क्वेश्चन था
प्रोवाइडेड कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये बहुत ही जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है, आप इसको जो है मतलब बहुत बार प्रैक्टिस किए होते हैं लोग, इसमें कोई बहुत बड़ी टिपिकलिटी नहीं है। बट द पॉइंट इज़ ये एक दो चीज़ें अगर आप याद रखें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। आप कर इसके बिना भी लेंगे, बट अगर ये चीज़ें याद रखते हैं तो आपका 1 से 2 मिनट सेव हो जाता है, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये मतलब बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि एक नॉकआउट टूर्नामेंट है। इट इज़ बेसिकली आस्किंग कि देयर आर 150 एंट्रेंट्स, 150 पार्टिसिपेंट हैं, या कह लीजिए कि टीम्स हैं उसमें, और एलिमिनेशन राउंड है। डैट मीन्स इसको राउंड रॉबिन कहते हैं। डैट मीन्स अगर आप लूज़ करते हैं गेम तो आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और कोई भी मैच जो है वो टाई या ड्रॉ नहीं होगा। तो क्वेश्चन है इसके कितने होंगे। तो अगर जिसको पता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है S=n-1, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंट्रेंट्स -1। तो आप डायरेक्टली देखेंगे तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ये है कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ। तो ये फार्मूला का जनरेशन है, अब तो लंबा है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको याद कर लें। और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सपोज़ करिए आपकी 3 टीम है, जैसे A, B और C, तो इनके बीच कितने मैचेस होंगे, सॉरी। तो फर्स्ट मैच सपोज करिए A और B के बीच होता है। A और B में से कोई एक निकल के आया, B सपोज जीत के आ गया। फिर B और C के बीच एक मैच होगा। तो अगर 3 एंट्रेंट्स हैं तो 2 मैचेस, सपोज करिए 4 है, तो फिर क्या होगा A, B, C, D। A और B के बीच एक मैच, C और D के बीच एक मैच, इसमें से जो एक निकल के आएगा, सपोज करिए A जीत के आ गया, यहाँ से C जीत के आ गया, तो A, C मैच। डैट मीन्स टोटल 3 मैचेस। सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं। तो बस इसमें क्या है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस S=n-1, ठीक है। तो ये राउंड रॉबिन मेथड कहलाता है, इसको कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते आप। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आप उसमें देखेंगे कि जो है क्या है क्वेश्चन, देयर आर 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन ये है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कोई इशू नहीं है। नेचुरल नंबर्स इज जनरली 1, 2, 3, 4, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ऐसे करके। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। डैट मीन्स कि 3 डिजिट है, सपोज A, B और C। ना A B से इक्वल है, ना A C के इक्वल है, ना B C के इक्वल है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स इज बेसिकली 0 से 9 तक, इसको डिजिट्स कहते हैं। तो कोई भी जो नंबर बनता है बेसिकली इन डिजिट्स को यूज़ करके बनता है। तो ये 3 डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, सच डैट ईच डिजिट इज ऑड। अब ऑड डिजिट कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ की हैं। डिविजिबिलिटी बाई 5 है, तो आपको क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, राइट। और दूसरा क्या है कि पूछ रहा है कितने नंबर्स पॉसिबल है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, परमुटेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप परमुटेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो बेसिक सा रूल है सिंपल, अगर डिविजिबिलिटी बाई 5 है, दैट मीन्स कि जो लास्ट डिजिट है, दैट इज 3 डिजिट, आइदर इट शुड बी 0 और 5, ठीक है। तो ये कह रहा है एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अब 0 तो ले नहीं सकते, रीज़न में कि इन ऑड डिजिट है सारे, तो यहाँ पे एक ही डिजिट बच रहा है 5। अब आपके पास 2 प्लेसेस बचे हैं, इन 2 प्लेसेस में आपको क्या है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। और डिजिट्स कितने हैं, 4। डैट मीन्स कि फर्स्ट प्लेस पे आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जो एक नंबर यहाँ का वो यहाँ नहीं आ सकता, तो B के प्लेस पे आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3, राइट। तो टोटल 4 × 3 दैट इज़ 12। तो ऐसे 12 नंबर्स पॉसिबल हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ओके। तो आपको क्या है कि आप ये देख रहे होंगे कि इस पेपर में डिविजिबिलिटी रूल और परमुटेशन बहुत यूज, डैट मीन्स कि ये हाईली फोकस्ड एरिया है फॉर सी सेट। तो आपको ये चीज़ें तो हमेशा मतलब पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल जैसे सिंगल पेज कि उसमें आपका 1, 2 से ऑनवर्ड्स 9, 11, 13 से जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आप देख लें। 9 इज सफिशिएंट, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सिंपल है 9 तक का रूल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
अगेन देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में। अब इसमें आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता क्या होना चाहिए कि इंटीजर क्या है, उसके बाद आप डेटा सफिशिएंसी चेक करेंगे। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इंटीजर इन जनरल हम इसको हिंदी में एक तरह से कहते हैं, आपका पूर्णांक कहते हैं शायद। तो उसमें क्या कि जैसे सपोज करिए -1 0 1 2 3 ऐसे सब, जिसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो, जिसको हम फ्रैक्शन में ऐसे नहीं लिखते जैसे 2/3, तो उसको इंटीजर कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 की। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, 3/x इज एन इंटीजर एंड द क्वेश्चन इज x एन इंटीजर। सपोज ये कह रहा है x/3 इज नॉट एन इंटीजर। तो आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है इस चीज़ को बताने के लिए कि x इज एन इंटीजर। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सपोज करिए हम x की वैल्यू ले लेते हैं कितनी, 2/3, और x/3 कितना हो जाएगा 2, या इसको 2 बाई क्या कहते हैं 5 ले लीजिए, 2/5/3 इट इज़ 2/15। सो 2/15 is not an integer but x is also not an integer. That means x alone is not sufficient. अब again it is saying 3x is an integer. Suppose x की वैल्यू ले लेते हैं हम 2/3, 3x कितना हो गया 3 into 2/3, 3 cancel 2, that is 3x is an integer but x as an integer ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर x की वैल्यू आप क्या करें 2 रख दीजिए, तो अगेन 3x is 3 into 2 6, राइट। x is 2 also, x is 2/3 also, that means अगर 3x इंटीजर है दोनों केसेस में, तब भी x शो शॉर्ट नहीं किया जा सकता इंटीजर है या नहीं है, तो अलोन तो नहीं सफिशिएंट है ये, ठीक है। फिर आप उसको क्या करेंगे देखेंगे, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन भी कर दें, कोई एक ऐसा नंबर ले लें जहाँ पे x/3 भी इंटीजर नहीं है और 3x एन इंटीजर है, तो भी आप नहीं कह सकते क्या कि x एक इंटीजर होगा। सिमिलरली यही क्वेश्चंस लेके यही वाले प्रॉब्लम जैसे हम सपोज ले लेंगे, तो आपको क्या होगा ये आ जाएगा। तो ये कॉमन सेंस का भी थोड़ा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या कहते हैं ये देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सी एक वैल्यू लेके हम ये काम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आते हैं उसमें आपको एक एंटी सॉल्यूशन वो रखना पड़ता है कि क्या ऐसी कोई x की वैल्यू पॉसिबल है जो दोनों क्वेश्चंस को नेगेट कर दे। अगर एक सिंगल भी ऐसी चीज़ पॉसिबल है तो उस स्टेटमेंट को आप कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये डेटा सफिशिएंसी पे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के। इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। ये कहलाता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज कह लीजिए, या आप प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में इसको कह सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। इसके शॉर्टकट्स भी बहुत होते हैं, मतलब कि अगर आपको सक्सेसिव निकालना है तो कितने होंगे, बट क्योंकि वो चीज़ें याद करना, अब हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते मैथ में, तो बेटर है कि आप उसके पीछे का लॉजिक समझ लें या कोई सिंपल तरीका समझ लें। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंक्रीज हुआ प्राइस में 25%, दैट इज़ प्लस 25%। फिर प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%, दैट इज़ माइनस 20%। अगेन इंक्रीज बाई 10%, दैट इज़ प्लस 10%। तो इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हम 100 रहा होगा उसका प्राइस, 25% इंक्रीज़ हुआ, प्लस 25 125। फिर उसके बाद माइनस हो गया 20%, तो 125 का 20% कितना हो जाएगा 25, अगेन 100। फिर उसमें प्लस 10%, 100 का 10%, 10%, 100 10%। तो रिजल्टेंट इंक्रीज पूछ रहा है, डेट मीन्स इस प्राइस से इस प्राइस के बीच का इंक्रीज कितना है। तो अगर 100 यूनिट्स था तो यही हो गया कितना 110 यूनिट्स, डेट इज कितना हुआ प्लस 10%, तो प्लस 10%। ओके, तो मोर और लेस ये है कि इसमें आप बहुत सारे फार्मूलाज याद करने की जाए, अगर उसके पीछे का बेसिक लॉजिक है जो वो देख लें तो आपको ये मतलब याद नहीं करना पड़ेगा। और ये है कि आप वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो यू विल सेव ऑलमोस्ट 10 to 30 सेकेंड्स, बट ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि एक टॉपिक और मिल गया कि सक्सेसिव परसेंटेज को रीड कर लीजिए। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं
आप बेसिकली क्या करिए, उनके लिस्टिंग कर लीजिए और देखिए कि हाँ उसको क्या क्या पढ़ना है। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना पड़ेगा, आपको सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ना है, आपको टाइम, डिस्टेंस, स्पीड पढ़ना है, जिस पे फोकस रहता है यूपीएससी का। और आप ऐसे नंबरिंग उसकी कर लेंगे तो ये होगा कि जो हाई स्कोरिंग एरियाज हैं उसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, जिनके क्वेश्चंस कम आते हैं। और ये जो बेस है रैंकिंग, ये रैंकिंग इस पे बेस है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितने आते हैं, ठीक है। ओके।